आगे ते ब्यूटी को कहता है, अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो याद रखना मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा, उल्टा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो ब्यूटी कहती है, थोड़ा तो मुझ पर रहम करो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे मेरी आदतों को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या मुझे तुम थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते। तो ते कहता है, अगर तुम कंपनी के काम सीखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे सारे हुक्म मानने होंगे, और अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ब्यूटी कहती है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और तुम्हारे सारे रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करूंगी। और ब्यूटी ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे ब्यूटी फैक्ट्री जाती है काम करने के लिए, पर उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर मजबूरन उसे वहाँ पर काम करना पड़ता है। पर वो वहाँ पर काम नहीं कर बल्कि बैठकर वहाँ पर मेकअप पोतने लगती है और कोई भी काम नहीं करती। तो सारे वर्कर्स ब्यूटी का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहाँ की आंटी सही ब्यूटी को कहती है, तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, कोई टाइम पास नहीं, इसलिए चुपचाप जाकर काम करो। तो ब्यूटी कहती है, इतने सारे वर्कर्स तो हैं काम करने के लिए, अगर मैं ना भी करूँ काम तो भी चलेगा, आंटी आप उन लोगों से काम करवाइए। तो आंटी कहती है, तुम्हें यहाँ पर काम करने के पैसे मिलते हैं, ना कि मेकअप पोतने के, चुपचाप काम करो। और यहाँ पर आंटी ब्यूटी से काम करवाने लगती है। तो बेचारी ब्यूटी वो सारे काम करने लगती है, पर उससे ये काम भी बिल्कुल भी नहीं संभलता, क्योंकि जिस अमीरजादी ने अपने हाथ से एक गिलास का पानी नहीं उठाया होता, वो यहाँ पर भारी भारी बॉक्सेस उठा रही होती है, और ये सब ब्यूटी से बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता, और इस चक्कर में वो सामानों से भरा बॉक्स नीचे गिरा देती है, जिस वजह से कंपनी को नुकसान होता है। लेकिन ब्यूटी उस नुकसान की चिंता करने के बजाय अपने नेल्स टूटने की चिंता कर रही होती है और उसी को लेकर चिल्लाने लगती है। तो सारे वर्कर्स ब्यूटी का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ब्यूटी को कहीं चोट लग गई है। तो आंटी ब्यूटी के पास जाती है और कहती है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तो ब्यूटी आंटी को बताती है, हाँ आंटी मुझे बहुत बड़ी चोट लगी है, मेरे नेल्स टूट गए हैं। आपको पता है इन नेल्स को बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, पर अब ये टूट गए और पता नहीं ये फिक्स होंगे भी नहीं। आपको पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तो आंटी जब ब्यूटी की ऐसी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये लड़की चीज क्या है। इधर अंकल थिप चरण के सामने एक प्रपोजल रखते हैं, जो प्रपोजल चरण के लिए भी फायदेमंद होता है और अंकल थिप के लिए भी। और अंकल थिप इसी प्रपोजल के जरिए से ब्यूटी की कंपनी पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि चरण ब्यूटी की कंपनी का नंबर 1 राइवल होता है और ये दोनों कंपनी एक दूसरे की दुश्मन होती है और एक दूसरे की कंपनी को नीचा गिराने से पीछे नहीं हटती। तो चरण भी अंकल थिप के प्रपोजल पर हामी भर देता है, क्योंकि ये प्रपोजल उसके लिए फायदेमंद होता है। दूसरी तरफ चरण अपनी आंटी के लिए फ्लावर खरीदने के लिए जाता है, तो वो शॉप किसी और का नहीं बल्कि औरन का होता है। तो औरन जैसे ही चरण को देखती है तो उसका मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब वो चरण से पहली बार मिली थी तो चरण ने उसे टीज किया था, इसी वजह से औरन को चरण बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर यहाँ पर चरण औरन के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता और औरन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ ते ब्यूटी को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है, तुम्हें काम पर जाए हुए चंद घंटे ही हुए हैं और तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, और ऊपर से तुम वहाँ पर काम करने के बजाय महारानियों की तरह इधर उधर घूम रही थी। तुम्हें कंपनी के बारे में सीखना भी है या नहीं? तो ब्यूटी कहती है, मैं तो काम ही कर रही थी, और तुम्हें पता है वो बॉक्स कितने भारी थे? तुम्हें पता है उन लोगों की कमरें अकड़ जाती हैं उतनी भारी, तुम्हें पता है उन लोगों की कमरें अकड़ जाती है इतने सारे भारी बॉक्स को उठाकर। तुम्हें तो लिफ्टिंग वाला एक मशीन रख देना चाहिए ताकि उन लोगों को काम करने में आसानी हो। और वैसे भी वहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो कि मेरी ही वजह से ये सारा नुकसान हुआ है तो मैं इन सारे नुकसानों की भरपाई कर दूंगी, अब ठीक है? तो ते कहता है, अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड रहा ना तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगी और ना ही मैं तुम्हें कुछ भी सिखा पाऊंगा। और रही उन बॉक्सर के वजन उठाने की बात, तो उन लोगों ने ये काम अपने मन से चुना है और उन लोगों को इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर तुम अच्छे से काम नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं अपना टाइम किसी भी ऐसे इंसान पर बर्बाद नहीं कर सकता जिसे काम करने की इच्छा ही ना हो। तो ब्यूटी कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे वादा किया है। तो ते कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम्हें इतना ही काम सीखने का शौक है तो अपने अंकल के पास चली जाओ। तो ब्यूटी कहती है, मैं अपने अंकल के पास नहीं जाऊंगी, तुम ही मुझे ये काम सिखाओगे। और अच्छा ठीक है, अब मैं अच्छे से काम करूंगी, और हाँ तुम अपनी बातों से नहीं मुकर सकते, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे काम सिखाओगे तो तुम सिखाओगे। और ब्यूटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा ते ब्यूटी के ऐसे एटीट्यूड से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। आगे ब्यूटी काम पर चली जाती है और उन लोगों की हेल्प करने लगती है। इधर उसकी मॉम भी ये सारी चीजें देख रही होती है कि तभी वो देख कि ब्यूटी का लॉकेट थोड़ा गोल्डन कलर का हो गया है। तो ललिता ये देखकर बहुत ही खुश होती है। तो देवी कहती है, ललिता भी खुश मत हो, तुम्हारी बेटी ने ये दिल से काम नहीं किया है बल्कि मजबूरी में आकर ये काम किया है। भले ही उसका दिल परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन वो कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ललिता कहती है, मेरी बेटी हमेशा से ऐसी नहीं
नहीं थी, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी, काइंड हार्टेड थी, पता नहीं इसे क्या हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी सुधर के रहेगी। आगे ब्यूटी पार्लर में अपना नेल ठीक करवा रही होती है कि तभी उसके चेंज होने का टाइम आ जाता है। तो ब्यूटी जल्दी से अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में बहुत जाम होता है, जिस वजह से ब्यूटी को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच जाती है और अपने रूम में जाकर फिर से चेंज हो जाती है कि तभी वहाँ पर उसके अंकल थिप उससे मिलने के लिए आते हैं। तो ब्यूटी अंकल थिप से नहीं मिलती क्योंकि वो अब एक बर्ड बन गई होती है और वो इस रूप में अंकल से तो मिल ही नहीं सकती और ना ही वो अंकल से मिलना चाहती है। इधर अंकल को ब्यूटी का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि ब्यूटी आजकल उन्हें अवॉइड कर रही होती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ब्यूटी के दिमाग में चल क्या रहा है। इधर ब्यूटी भी अपने अंकल की आवाज सुनकर परेशान हो जाती है, तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए ते के घर चली जाती है। तो वहाँ पर जाते उसका सामना ते की खतरनाक बिल्ली से हो जाती है जो उसे खाने के लिए पागल होता है और इसलिए वो उसके आगे पीछे मंडराता रहता है। तो बेचारी ब्यूटी उस कैट से अपनी किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागती है कि तभी वो देखती है कि ते उसके लिए एक पिंजरा लाया है ताकि वो रात को आराम से उस पिंजरे में सो सके। तो ब्यूटी ते के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह से मोहित हो जाती है और कहती, रात में तुम मुझसे कितने अच्छे से बात करते हो लेकिन सुबह कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हो, तुम इसी अंदाज में सुबह में मुझसे क्यों नहीं बात करते। आगे ते अपनी फैमिली के पास जाता है तो यहाँ पर ते के पापा ते से पूछ कि ब्यूटी कंपनी में कैसा काम कर रही है। तो ते यहाँ पर अपने पापा के सामने ब्यूटी की सिर्फ बुराइयां ही करता और कहता है जब से वो कंपनी में आई है तब से उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। उसे काम पर गए हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि उसने हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और उल्टा अपनी गलती मानने से भी इनकार कर दिया। उस लड़की को कुछ भी नहीं आता, बस लोगों को बेवकूफ बनाना आता है। तो ब्यूटी को बहुत ही गुस्सा आता है ते पर और वो उसे चोंच मारने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने की, अपने आप को देखा है कड़वा करेला। तो बेचारे ते को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो बर्ड उसे इतना चोंच क्यों मार रही है। जब भी वो ब्यूटी के बारे में बातें कर रहा है तो उसके पापा कहते हैं ब्यूटी के बारे में ऐसा मत कहो, वो बेचारी काम सीखने की कोशिश कर रही है और उसे थोड़ा टाइम लगेगा इन सब में एडजस्ट होने में। तो ते की मॉम भी कहती है ते तुम ब्यूटी के साथ अच्छे से पेश आया करो, तुम्हें नहीं पता कि ब्यूटी की लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। जब वो छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई और जब वो पढ़ाई कर रही थी तब उसके पापा गुजर गए। तुम्हें नहीं पता कि ब्यूटी किस दुख से गुजर रही है। बिना माँ बाप की लाइफ गुजारना कितना मुश्किल होता है, इसलिए तुम मुश्किल और मुश्किलें मत बढ़ाओ और उसे अच्छे से ट्रीट करना समझे। इधर ब्यूटी जब आंटी के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो वो आंटी के पास जाती है और कहती है आंटी आप बहुत प्यारी हैं, आप हमेशा मेरे भलाई के बारे में सोचती हैं, पर आपका ये मोटू बेटा हमेशा मुझे डांटता रहता है और नीचा दिखाता रहता है, कड़वा करेला कहीं का। आगे ते ब्यूटी को अपने पास लेकर जाता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो। तुम्हारा गुस्सा ना बिल्कुल उस ब्यूटी की तरह है, तुम उसी की तरह एटीट्यूड दिखाती रहती हो, तो आज से तुम्हारा नाम ब्यूटी। तो ब्यूटी को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो एक चिड़िया का नाम ब्यूटी रख रहा है। ये बात पर तो ब्यूटी ते को और चोंच मारने लगती है। तो ते कहता है तुम्हारी हरकतें भी उस ब्यूटी की तरह ही है, तुम उसी की तरह नकचड़ी हो। तो बेचारी ब्यूटी भी ते को चोंच मार मार कर थक जाती है क्योंकि वो ते की बातों को सुन इतनी मोहित हो जाती है कि वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। तो ते कहता है चलो आज रात हम दोनों साथ में सोते हैं और यहाँ पर ते जबरदस्ती ब्यूटी को अपने पास सुला लेता है। तो बेचारी ब्यूटी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर ते उसे जाने ही नहीं देता। तो बेचारी ब्यूटी भी थक हार कर ते के पास ही सो जाती है क्योंकि उसे ते के पास बहुत ही अच्छी नींद आती है। अगली सुबह ब्यूटी उठती है तो उसके जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन तभी वो देखती है कि ते सारे दरवाजे बंद करके सो गया है। तो बेचारी ब्यूटी बहुत ही परेशान हो जाती है कि अब वो घर वापस कैसे जाए। तो ब्यूटी ते को चोंच मारने लगती है ताकि वो दरवाजा खोल दे। तो बेचारे ते को भी मजबूरन उठना पड़ता है और वो उसके लिए दरवाजा खोलता है और ब्यूटी वहाँ से फरार हो जाती है। आगे ब्यूटी काम पर जाती है तो वहाँ पर वो वर्कर्स यूनिफॉर्म को स्टाइलिश यूनिफॉर्म बनाकर पहनकर काम पर जाती है। जब सारे वर्कर ब्यूटी का ऐसा रूप देखते हैं वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और इधर आंटी सही भी ब्यूटी के ऐसे बिहेवियर से बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि ब्यूटी कोई भी काम धंधा नहीं करती बल्कि महारानियों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। तो आंटी सही को भी गुस्सा आ जाता है और वो ब्यूटी को लेकर सीधा प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती है उसकी शिकायत लगाने के लिए। तो ते जब ब्यूटी का ऐसा रूप देखता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो ब्यूटी को कपड़े चेंज करने को कहता है पर ब्यूटी मना कर देती है। तो ते कहता है अगर तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो याद रखना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो बेचारी ब्यूटी को मजबूरन यूनिफॉर्म को चेंज करना पड़ता है। आगे ते ब्यूटी को कहता है मैंने तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें सुन ली है और तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेन भी सुन ली है, अगर तुम मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो ब्यूटी कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दोगे। तो ते कहता है हाँ मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे सारे ऑर्डर मानोगी, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं मान रही और मैं तुम्हारी इस बहसबाजी से बिल्कुल थक गया हूँ और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे और बहसबाजी करूँ। इससे अच्छा होगा कि तुम अपने अंकल के पास जाकर ट्रेनिंग लो। तो ब्यूटी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे ही सीखूंगी।
सीखूंगी। तो ते कहता है आखिरकार मुझे एक बात बताओ, तुम अपने अंकल के पास जाकर ट्रेनिंग क्यों नहीं लेना चाहती, आखिरकार क्या बात है। तो ब्यूटी कहती है कोई बात नहीं है, और ब्यूटी इस बात को टाल देती है। तो ते कहता है अगर तुम सच में मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरे सारे हुक्म मानने होंगे, इसलिए अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने 7 दिनों के अंदर अच्छे से काम किया और मेरे सारे ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो किया तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई बेवकूफाना हरकतें की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो ब्यूटी कहती है अगर मैंने 7 दिन तक तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया और अच्छे से काम किया तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। तो ते कहता है अगर तुमने मेरे सारे हुक्म माने तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहोगी। तो ब्यूटी कहती है फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं भी सारे काम कर सकती हूँ। तो फिर ते कहता है फिर देखते हैं तुम क्या करती हो, और ये लो कॉपी, इसमें तुम अपने सारे काम की डिटेल्स लिखोगी और शाम में मुझे रिपोर्ट करोगी। तो ब्यूटी जैसे ही शाम का नाम सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है मैं शाम को तुम्हें रिपोर्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कल रिपोर्ट करूंगी। तो ते कहता है क्यों, शाम में तुम्हें पार्टी में जाना है। तो ब्यूटी कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मेरे कुछ अपने रीजंस हैं, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक ही काम करूंगी, इसके बाद मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, प्लीज मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो। तो ते कहता है ठीक है, और ब्यूटी वहाँ से चली जाती है। इधर सारे वर्कर्स उन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं तो उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर ब्यूटी प्रेसिडेंट को अपनी सेक्सी अदाओं से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और सारे वर्कर्स ब्यूटी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तो आंटी सही को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सारे वर्कर्स को अपने हद में रहने को कहती है। आगे ब्यूटी काम को सीरियसली लेती है और सारे काम अच्छे से करती है, लेकिन वो बीच बीच में अपना मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं भूलती, और सारे वर्कर्स ब्यूटी का ऐसा रूप देखकर बहुत ही गॉसिप करते हैं। दूसरी तरफ कलवा को जब पता चलता है कि प्रेसिडेंट आजकल एक लड़की से कुछ ज्यादा ही मिल रहा है तो वो इस बारे में जाकर पैट को बताता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पैट को बहुत ही जलन होती है जब भी कोई लड़की प्रेसिडेंट के करीब जाती है। जब पैट को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो उसके के करीब जाने की कोशिश कर रही है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो वो सीधा फैक्ट्री पहुंच जाती है उस लड़की को देखने के लिए, आखिरकार वो कौन लड़की है जो उसके ते को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो पैट जैसे ही ब्यूटी को देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ब्यूटी फैक्ट्री में क्या कर रही है। तो वो ब्यूटी के पास जाती है और उससे पूछती है। तो ब्यूटी बिना बात के वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसके बदलने का टाइम हो रहा होता है, पर पैट उसे जाने ही नहीं देती। तो ब्यूटी कहती है अगर तुम्हें बात करनी है तो हम लोग कहीं और चलते हैं बात करने के लिए, इन लोगों के सामने बात करना ठीक नहीं होगा। तो पैट ब्यूटी को अपने ऑफिस लेकर जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो ब्यूटी उसे बताती है कि वो यहाँ पर काम सीखने के लिए आई है और वो नीचे से ऊपर जाना चाहती है। तो पैट इस बात पर ब्यूटी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम जैसी लड़की काम करेगी जिसे काम का ए भी नहीं आता, चुपचाप घर जाओ और ऐसो आराम की लाइफ जियो। तो ब्यूटी कहती है भले ही मुझे काम नहीं आता लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं सारे काम सीख जाऊंगी और इस कंपनी की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। और वैसे भी तुमने भी इस कंपनी में काम करने की शुरुआत नीचे से ही की होगी, तब तुम यहाँ तक पहुँची हो। जब तुम ये सब कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो पैट यहाँ पे ब्यूटी को नीचा दिखाने के लिए कहती है मैंने कोई भी नीचे से शुरुआत नहीं की, मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है और मुझे ये जॉब मेरी काबिलियत से मिली है। तुम्हारी तरह सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी, इसलिए कंपनी का टाइम बर्बाद करना बंद करो और अपने घर में जाकर ऐसो आराम की लाइफ जियो। और रही कंपनी की बात तो कंपनी हम संभाल लेंगे। तो ब्यूटी कहती है ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी में काम करके रहूंगी चाहे तुम लोगों की मर्जी हो या नहीं। और जब मैं एक बार काम अच्छे से सीख लूंगी ना और इस कंपनी की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, उसके बाद मैं इस कंपनी में ऐसे ऐसे बदलाव करूंगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो पैट कहती है अगर तुमने इस कंपनी को मैनेज किया ना तो ये कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी और मेरे पापा की मेहनत पूरी तरह से पानी में मिल जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। तो ब्यूटी कहती है ये कंपनी मेरे पापा की है और बहुत जल्द ये कंपनी मेरी हो जाएगी और उसके बाद मुझे पूरा हक होगा कि कौन इस कंपनी में रहेगा और कौन इस कंपनी में नहीं रहेगा, और मुझे पूरा हक है तुम्हें और तुम्हारे पापा को इस कंपनी से बाहर निकालने का। अब बस तुम देखो आगे आगे होता क्या है। और ब्यूटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके चेंज होने का टाइम आ गया होता है। तो पैट को ब्यूटी पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस जैसी नौसिखिया की वजह से उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। जब ब्यूटी सही टाइम पर घर नहीं पहुंच पाती तो वो सीधा बाथरूम चली जाती है और वहां जाकर कबूतर के रूप में चेंज होने लगती है। इधर सारे वर्कर्स जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ब्यूटी प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को जन्म दे रही है, और वो लोग ब्यूटी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर आंटी सही आ जाती है और उन लोगों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। इधर ब्यूटी फिर से पंछी बन जाती है और वो सीधा ते के पास पहुँच जाती है। ते जब ब्यूटी को वहाँ पर देखता है तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम फिर से रास्ता भूल गई। और यहाँ पर ते ब्यूटी से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पैट आ जाती है और ते पर भड़कने लगती है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे कैसे छुपाई। तो ते कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, ब्यूटी इस कंपनी की प्रेसिडेंट है, तुम चाहो या ना चाहो हम उसे इस कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते, और जब वो खुद ये सब करना चाहती है तो हम
कौन होते हैं उसे रोकने वाले। तो पैट कहती है तुम चाहते हो कि हम अपनी बनी बनाई कंपनी उस ब्यूटी के हाथ में सौंप दे उसे बर्बाद करने के लिए। अगर ब्यूटी इस कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई तो समझ लेना कि ये कंपनी पूरी तरह से डूब गई, क्योंकि ब्यूटी जैसी लड़की कभी भी कंपनी संभालने लायक हो ही नहीं सकती। तो ते कहता हाँ मैं जानता हूँ कि उसमें कंपनी संभालने की कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए तो मैंने उससे वो सारे काम दिए हैं करने को ताकि वो थक हार कर घर वापस चली जाए और कंपनी में दोबारा कभी भी आने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि मुझे पता है ब्यूटी जैसी शहजादी कोई भी काम करने के लायक नहीं है, उसे बस ऐशो आराम और पार्टी करने में ही मजा आता है। तो वो वर्कर्स वाले काम को कैसे हैंडल कर पाएगी, देखना वो 2-3 दिन में तंग होकर यहाँ से दफा हो जाएगी। तुम बेकारी में ही उसकी टेंशन ले रही हो। तो पैट कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं ब्यूटी को जानती हूँ वो एक नंबर की कामचोर, आलसी और एक नंबर की घमंडी है, जिसे एक गिलास तक का पानी नहीं उठाया जाता। वो वर्कर्स के साथ काम क्या खाक करेगी। और पैट ये कहकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने आप में कहती है अगर ब्यूटी यहाँ से नहीं गई तो मैं उसे यहाँ से जबरदस्ती बाहर निकालूंगी, क्योंकि मैं उस जैसी लड़की को इस कंपनी का प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी बनने नहीं दूंगी। इधर ब्यूटी को उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो दोनों उसके पीठ के पीछे उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि ब्यूटी किसी भी काम के लायक नहीं है। तो ब्यूटी भी ठान लेती है और कहती है चाहे तुम लोग मुझे यहाँ से कितनी भी भगाने की कोशिश कर लो, पर मैं यहाँ से नहीं भागूंगी और सबके सामने साबित करके रहूंगी कि मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने लायक हूँ और मैं अपने पापा की कंपनी को दोबारा वापस हासिल करके रहूंगी। इधर सारे लोग ओरन के टी पार्टी में आते हैं तो यहाँ पर चरण भी आता है ओरन के लिए अच्छा सा सरप्राइज लेकर, जो ओरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि चरण जानबूझकर ओरन के करीब जाने की कोशिश करता है और ओरन को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो ते को भी उस पार्टी में आने को कहती है, पर ते उस पार्टी में नहीं आ पाता क्योंकि वो काम में बहुत ही बिजी रहता है। तो बेचारी ओरन ये बात जानकर मायूस हो जाती है। आगे ते ब्यूटी को वेट के पास लेकर जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार इसे इतना गुस्सा क्यों आता है और इसे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। तो वेट उसे बताता है कि ये बर्ड बिल्कुल हेल्दी है और ये एक फीमेल है, शायद इसे मेल बर्ड की जरूरत है इसलिए ये इतना गुस्सा करती है, इसके अलावा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ते ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है, पर इधर ब्यूटी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उसे वेट के पास लेकर गया होता है और वो वेट उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ही अजीब तरह से छू रहा होता है, जिस वजह से ब्यूटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।